Hello students, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh. Dear guys, as you know that this video is related to your class 11th group and it is associated with the economics subject, and your first chapter name is Introduction of Microeconomics, and also you can say that it's associated with the any economy. मीन्स इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे प्रोडक्शन, एक्सचेंजिंग एंड कंजम्पशन, तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है समन्वय, यानी बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम, ये कैसे हो इस पर डिस्कशन करता है। क्योंकि एक बेसिक प्रॉब्लम है कि किसी भी इकोनॉमी की से ये प्रॉब्लम हो सकती है, होती भी है, कि जो लिमिटेड रिसोर्स हैं इकोनॉमी में उनसे कैसे इक्विलिब्रियम लाया जाए। यानी वैसे तो कंज्यूमर के अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और उस स्केर्स रिसोर्स जो लिमिटेड हैं उससे कैसे फुलफिल हो, ये बहुत एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेंट्रली है, मार्केट इकोनॉमी है और मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसके थ्रू जितने में जैसे भी लेवल की कंट्री होती है या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग जो भी हो, उसके हिसाब से ये अप्लाई की जाती है। ये तो बात की बात है। लेकिन सिंपल इकोनॉमी में जो भी लिमिटेड रिसोर्स से मनुष्य की अनलिमिटेड आवश्यकताओं की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है बेटा। तो लिमिटेड रिसोर्स जो प्रकृति प्रदत्त हैं या ह्यूमन एफर्ट के द्वारा कुछ रिसोर्स बनाए जाते हैं, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से या रिसोर्स से कैसे अनलिमिटेड ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नीड्स फुलफ़िल होगी, ये बहुत बड़ी क्राइसिस क्रिएट करती है। और इससे अच्छा, और जो लिमिटेड रिसोर्स हैं अगर वो अल्टरनेटिव ऑप्शनली यूज़ किए जाएँ, ऑप्शन में यूज़ किए जाएँ, जैसे कोयला है, कोयला क्या है, प्रकृति के द्वारा क्या है, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, वो गॉड गिफ्टेड है और बहुत हज़ारों साल के बाद ही वो ऑटोमेटिक वो ज़मीन में कन्वर्ट हो जाता है, या आप उसका प्रोसीजर जानते होंगे। तो ये लिमिटेड है, इसको तुरंत अगर शॉर्ट टर्म में हम एक्स्ट्रा इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत हज़ारों साल के बाद ही वो फॉर्मुलेशन होता है, उसका बनती है, संरचना बनता है, यानी कोयला ज़मीन में क्रिएट होता है। तो हज़ारों साल के बाद बनता है ना, लेकिन शॉर्ट टर्म में लिमिटेड है, जब मेरी रिक्वायरमेंट हुई तो लिमिटेड है। तो इसको अगर ऑप्शनली यूज भी किया जाता है, अगर ऑप्शनली यूज करते हैं, कहीं नेशनल थर्मल पावर प्लांट में कहीं यूज करते हैं, तो कहीं रेस्टोरेंट पर, होटल पे यूज करते हैं, कहीं घरेलू काम में यूज करते हैं, तो ये लिमिटेड रिसोर्स को अल्टरनेटिव में यूज किया जाता है। लिमिटेड रिसोर्स तो वैसे ही स्कैर्सिटी कर रहा है, वैसे एक क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, और उसको अगर ऑप्शनली यूज किया जाए, अल्टरनेटिव यूज किया गया तो ये बहुत बड़ा, समझ लीजिए, एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए इसको ऐसा समन्वय किया जाए, कोऑर्डिनेशन किया जाए, जिससे जितनी की डिमांड हो रही है उस लिमिटेड और अल्टरनेटिव यूज वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्स को ऐसा उन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया जाए, उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जाएं, उन्हीं गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने वाले क्षेत्रों में लगाए जाएं, जिससे कि लिमिटेड रिसोर्स और अल्टरनेटिव जो यूज में आ रहे हैं उन क्षेत्रों में लगा करके उतने के बराबर डिमांड क्रिएट कर लें। यानी डिमांड जितना क्रिएट हो रही है उस लिमिटेड और अल्टरनेटिव रिसोर्स को उन्हीं क्षेत्रों में प्रोडक्शन करने में लगाया जाए, जितने की डिमांड जिन वस्तुओं और सेवाओं को हो रही है उतनी वस्तुओं की सेवाओं की हम पूर्ति करते हुए हम कोऑर्डिनेशन कर लें, यानी अपने को बैलेंसिंग बना लें, अपनी इकोनॉमी में एक बैलेंस बना लें कि जितना जो वस्तुओं की हमें मांग हो रही है उतनी
उन संसाधनों को जो उत्पादन के साधन हैं उन क्षेत्रों में ही लगाए जाएं और उतने के बराबर सप्लाई करते हुए प्रोडक्शन करते हुए एक इक्विलिब्रियम बना लें। यही एक इसमें एक सिंपल इकोनॉमी में एक एनालिसिस था। इसको भी हम लोग देखे हैं, कई एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी वो होता है जहाँ प्रोडक्शन हो, एक्सचेंज हो, कंजम्पशन हो। किसी भी इकोनॉमी में तीन क्षेत्रों में एक्टिविटी होती है, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। तो उसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो तो जो प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम एक है किसी इकोनॉमी में, क्या है? प्रोडक्शन होना, एक्सचेंजिंग, कंजम्पशन, जो अभी मैं बताया। तो इसको कैसे लिमिटेड रिसोर्स जो अल्टरनेटिव यूज में भी लाए जा सकते हैं, उसको ऐसा कोऑर्डिनेशन किया जाए जितने की डिमांड हो रही है उन्हीं केवल वस्तु सेवाओं की पूर्ति करते हुए बैलेंसिंग कर लिया जाए। कोई भी सोसाइटी का एक भी पर्सन इससे बेसिक नीड्स से वंचित ना हो, डिप्राइव न किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक स्ट्रेटेजी लेती है, एक पॉलिसी बनाती है कि किन वस्तुओं की कौन सी वस्तु उत्पादित की जाए, कितनी क्वांटिटी में की जाए। ठीक है, उससे ज़्यादा न तो उत्पादन हो और न ही कम हो। और कैसे उत्पादित की जाए, किस मेथड से किया जाए, इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, तो उस पर ये फोकस करते हुए हम फुल्ली यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज का। अगर मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ लेबर इंटेंसिव है, अमेरिकन की बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव है ना। तो अपने अपने इकोनॉमी के जो कंट्री के गवर्नमेंट होंगे वो यही चाहते हैं कि अपने रिसोर्सेज का ऐसा विदोहन करें कि उसका 100% यूटिलाइजेशन करते हुए अधिक से अधिक प्रोडक्शन करें और क्रिएटिव डिमांड की फुलफिल कर लें, है ना। तो ऐसा प्रोडक्शन के मेथड यूज करना कि इकोनॉमी में जो लिमिटेड रिसोर्स है अल्टरनेटिव यूज में भी लाए जा सकते हैं, उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो। फुल्ली यूटिलाइजेशन करने के लिए स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, स्किल्डफुल लेबर को लगाना हो। जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ लेबर इंटेंसिव है, लेबर की रिसोर्सेज यहाँ अधिक है कैपिटल की तुलना में। तो लेबर रिसोर्स को अगर फुल्ली यूटिलाइज करना हो तो हमें लेबर को पहले स्किलफुल बनाना होगा, उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी और कैपेबिलिटी और क्वालिटी के हिसाब से उनको लेबर डिवीज़न करते हुए हमें उनका 100% फुल्ली यूटिलाइज कर लेना होगा। और उसके थ्रू हमें जो भी क्रिएटिव डिमांड है मार्केट डिमांड साइड से, यानी कि सोशल साइड से, पब्लिक साइड से, उतने के ही बराबर जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उन्हीं क्षेत्रों में ही उन संसाधनों को लगाएं और उतने के ही बराबर सप्लाई करते हुए क्रिएटिव डिमांड के बराबर कर लें। तो ऐसे संसाधनों को आप फुल्ली यूटिलाइज करते हुए हम ही गुड्स एंड सर्विस को अधिकतम, मैक्सिमम, ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी चेंज करना होगा और स्किल्डफुल पर्सन को बनाना होगा, उनका फुली यूटिलाइज करने के लिए उनको उनकी क्वालिटी के सब लेबर डिवीज़न करना होगा। तभी तो हम इच्छित डिमांड को ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं और ऑप्टिमम प्रोडक्शन करते हुए उनको ऑप्टिमम डिमांड की हम सप्लाई करते हुए उनको एक इकोनॉमी में कोऑर्डिनेशन लाते हैं, एक इक्विलिब्रियम लाते हैं। तो लेबर और मशीन का ऐसा फुल्ली यूटिलाइजेशन करना जिससे कि कोऑर्डिनेशन आए डिमांड सेक्टर में, जो भी सप्लाई हो क्रिएटिव डिमांड के बराबर कर ले। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की भी इसमें अहम भूमिका बनती है और लेबर इंटेंसिव की। फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए किसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखिए, धनी लोग तो परचेजेबल होते हैं, उनके लिए मार्केट में जो भी डियरनेस हो या चीपर प्राइस हो, कम हो या महंगाई या तेज़ी हो या मंदी हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो परचेजेबल होते हैं, उनके पास इतना अधिक पैसा होता है, कुछ भी खरीद सकते हैं, चाहे महंगाई बढ़े चाहे घटे। लेकिन गरीब तबके के लोग जो कि महंगाई वृद्धि दर के कारण उस बढ़ी हुई कीमत पर जो वस्तु सेवाओं से वंचित होते हैं, उनको उपभोग कराने के लिए गवर्नमेंट वहाँ की भूमिका महत्वपूर्ण बनती है। और बेसिक एलिमेंट्री जैसे एजुकेशन है, हेल्थ सर्विस है या जॉब अपॉर्चुनिटी है, जैसे मनरेगा देख लीजिए, है ना,
उनको 100 डेज़ की गारंटेड रोज़गार योजना देना होता है, रोज़गार देना होता है। तो ऐसे और अंत्योदय कार्ड की तरह के तहत उनको खाद्यान्न वितरण, सब्सिडी, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं वो अप्लाई करती हैं और मार्केट से कम रेट पर उन्हें उन गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करते हुए उनको इन वस्तुओं सेवाओं से वंचित होने से उनको बचाया जाता है, जिससे कि वो भी विकास के दौर में आगे बढ़ें और इकोनॉमी में कोऑर्डिनेशन आए। तो उन वस्तुओं सेवाओं की जो कि महंगाई दर बढ़ने के कारण उनकी बाज़ार तक पहुँच नहीं हो पाती थी, वहाँ पे जाकर नहीं खरीद पाते थे, वो ऐसा गवर्नमेंट का यहाँ कोऑर्डिनेशन लाना जिससे कि वो भी उन वस्तु सेवाओं के बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कैपेबल हो सके। तो ये सब है जिससे पूरे इकोनॉमी में इंडिविजुअल पर्सन को भी उन वस्तु सेवाओं की पहुँच बन सके। तो यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना महत्वपूर्ण बनना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व वो होता है बेटा, ये तो वैसे आपका सिलेबस से ये डिलीट कर दिया गया है इस बार, यानी इसको डिडक्ट कर दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है इस सेशन के लिए। अभी तो ये पढ़ाई हो रही थी, फिर भी मैं एक दो लाइन में इसको बता देता हूँ कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ऐसा कर्व है जो दो वस्तुओं के उपभोग को दिखाता है और ये बताता है कि किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ ग्राफ देख लीजिए ए बी सी डी और ई, ये बताता है कि दोनों सेक्टरों में अगर उत्पादन के संसाधन लगाए गए हैं, यानी प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इम्पोज किए गए हैं, कॉटन में भी कॉर्न में भी, तो मान लीजिए ए पॉइंट से अगर ए पॉइंट से ई पॉइंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये आपका कॉनकेव कर्व है, ये आपका कॉनकेव मीन्स अवतल है। ये कह रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मान लीजिए ए पर प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर और कैपिटल दोनों इम्पोज है। तो जैसे उत्तरोत्तर हम कॉर्न की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं और कॉटन की घटाते जाते हैं, तो हमें उत्पादन के संसाधनों को उत्तरोत्तर कॉर्न के उत्पादन पर अधिक हमें मात्रा में इम्पोज करना होता है। यानी कहने के मतलब ये है, ए से लेके ई तक की ओर अगर हम बढ़ते हैं, प्रत्येक एक एक इकाई कॉर्न की अधिक हम उपभोग करते हैं और कॉटन की को त्यागते अगर जाते हैं, तो क्या होता है? तो ये होता है कि उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ता जाता है। यानी प्रत्येक एक कॉर्न की इकाई उत्पादित करने के लिए अधिक से अधिक हमें कॉटन की मात्रा को त्यागनी होती है। और मान लीजिए कॉटन की एक इकाई यूनिट के लिए अगर एक लेबर या एक कैपिटल की एक इकाई और लेबर की एक इकाई इम्पोज करनी होती थी, यानी वहाँ उत्पादन करने के लगाए गए थे, तो कॉर्न की जैसे जैसे हम एक एक इकाई की अतिरिक्त मात्रा को उपभोग करेंगे, कॉटन को त्यागते जाएंगे, तो कॉर्न की प्रत्येक बढ़ती इकाई के लिए हमें कॉटन पर जो इम्पोज किए हुए लेबर और कैपिटल थे अधिक मात्रा में त्याग करना होगा। यानी एक लाइन में अगर समझ लें, कॉर्न की प्रत्येक एक अगली इकाई के उपभोग के लिए जो कॉटन पर लगाए गए कैपिटल और लेबर रिसोर्स थे, वो उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में हमें त्यागना होगा। यही आपका इसका निचोड़ है कि जैसे जैसे एक एक इकाई कॉर्न की बढ़ाएंगे, कॉटन की उत्तरोत्तर अधिक इकाई जब हमें त्यागनी होती है, तो हमें लेबर और कैपिटल जो प्रत्येक इकाई कॉर्न का उपभोग कर रहे हैं, उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में त्याग करना होता है। यानी एक कॉर्न की इकाई अगर उत्तरोत्तर हम अधिक उपभोग कर रहे हैं, तो कॉटन से कॉर्न की ओर उत्पादन करने के लिए यहाँ उपभोग वक्र नहीं है, यह प्रोडक्शन वक्र है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ उपभोग से इसलिए सेंस लिया गया है कि प्रोडक्शन होता है तभी तो उपभोग होता है, बस यही बात है। लेकिन यहाँ प्रोडक्शन का है, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर है, ये कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर नहीं है। तो एक इकाई कॉर्न की प्रोडक्शन करने के लिए उत्तरोत्तर एक एक इकाई जैसे बढ़ाते हैं, तो बढ़ी दर से कॉटन की मात्रा हमें उत्तरोत्तर बढ़ती दर से त्याग करना होता है। तो बढ़ती दर से अगर त्याग करेंगे उत्तरोत्तर, तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली है कि हमें लेबर और कैपिटल की
उत्तरोत्तर अधिक मात्रा कॉटन क्षेत्र से हटा करके कॉर्न में इम्पोज करना होता है, ये ध्यान दीजिए। अगर कॉर्न की उत्तरोत्तर एक अतिरिक्त इकाई हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो कॉटन की क्वांटिटी उत्तरोत्तर जो है अधिक मात्रा में त्याग करनी होती है। जब अधिक मात्रा में हम उत्तरोत्तर त्याग ही करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वहाँ से हम अधिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हटा करके कॉर्न के प्रोडक्शन के सेक्टर में इम्पोज करेंगे। तो ये बताता है कि उत्तरोत्तर जो हम हटाते हैं तो ये इंक्रीजिंग रेट से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो कॉटन सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हटा करके कॉर्न के प्रोडक्शन लगा रहे हैं वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है कॉर्न की बढ़ रही है। कॉर्न का जो सीमांत प्रतिस्थापन कर रहे हैं वो अधिक मात्रा में बढ़ती दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसलिए अप्लाई की जाती है। और सुनिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे अप्लाई की जाती है, क्यों यहाँ पर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी नहीं अप्लाई की गई, क्यों मार्केट इकोनॉमी अप्लाई नहीं की गई, क्यों यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी अप्लाई की गई, क्यों अमेरिका में मार्केट इकोनॉमी अप्लाई ही की जाती है, क्यों वहाँ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी फुल्ली रूप से नहीं है। ये सब इस पर डिपेंड करता है बेटा कि आपका इकोनॉमी का लेवल कैसे है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड हो चुकी है। तो देखिए, अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी अगर होती है तो आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी अप्लाई की जाती है। लेकिन उत्तरोत्तर जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है तो मार्केट इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है पहले अंडर डेवलप्ड में। डेवलपिंग हुआ तो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी होने लगती है, अगर डेवलप्ड हो गए तो मार्केट इकोनॉमी। तो मोस्टली रूप से जो इफेक्टिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में बात करें रेफरेंस में, तो यहाँ पर क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी यूज की जाती है। तभी तो यहाँ पर ऑल इकोनोमाइज क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पर गरीब और अमीर दोनों लोग हैं। तो गरीबों के लिए तो सेंट्रली सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। लेकिन जो रिचेस्ट पर्सन है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, उनके लिए कोई मैटर नहीं निकलता कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, क्योंकि वो कैपेबल होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं कि अपना पूरा खर्च वो अच्छी तरह से निर्वहन कर सके, वो लग्जरियस लाइफ जी सके। इसलिए जो भी मार्केट रेट पर जो प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है मार्केट इकोनॉमी में, वो परचेजेबल होते हैं। वो वहाँ पर जितनी महंगाई बढ़े वो अपना वहन कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वहाँ होता है जहाँ पर अंडर डेवलप्ड कंट्री है, बहुत गरीब है, जैसे अफ्रीका हुआ, तो वहाँ गवर्नमेंट की एक अहम भूमिका, वाइटर रोल बनती है कि वहाँ पर मोस्टली रूप से जो प्रोडक्शन हो, एक्सचेंज या कंजप्शन हो, वो अपने हाथ में जिम्मा ले और उन गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को एक फोर्स करे कि इतना गुड्स एंड सर्विस जो डिमांड क्रिएट हो रही है, इन गुड्स एंड सर्विसों को ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो संसाधन हैं उन्हीं गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में लगाए जाएँ, और इससे डिमांड जो वस्तु सेवाओं क्रिएट हो रही है वो सप्लाई के बराबर हो जाए। और जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लोग लाभ के एक्सपेक्टेशन से वहाँ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, वहाँ गवर्नमेंट की अपना खुद जिम्मा लेते हुए उन गुड्स एंड सर्विस को गरीब तबके तक की पहुँच को बनाए रखने के लिए खुद प्रोडक्शन करे। ये सब है। मार्केट में प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू डिमांड इक्वल टू सप्लाई के बराबर हो जाया करती है। डिमांड की मार्केट की परिभाषा जरूरी नहीं है बेटा कि फिजिकली रूप से हम मार्केट में जाएं तभी उसकी मार्केट की डिफिनीशन बनती है, जरूरी नहीं है। आपको ऑनलाइन भी मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं ना, फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं, सैनिटाइज़र मंगा लिए, मास्क मंगा लिए, पिज्ज़ा मंगा लिए, कुछ भी चीज़ ऑनलाइन के लिए भी मार्केटिंग अब होने लगा। पहले क्या था, लोग फिजिकली रूप से बायर एंड सेलर जब फेस टू फेस होते थे तब एक मार्केट की डिफिनीशन बनती थी और वहाँ पर हम प्राइस की वैल्यू के बराबर कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेज कर सकते थे। लेकिन अब डिफिनीशन वहीं तक नहीं सीमित रहा, बल्कि ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू भी गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर लेते हैं या घर पर ही मंगा लेते हैं। तो मार्केट की परिभाषा एक मार्केट तक ही फिजिकली सीमित नहीं होती, बल्कि उसको ऑनलाइन के थ्रू भी हम गुड्स सर्विस को घर बैठे एक मार्केट की पहुंच तक बन जाते हैं। तो
रियलिटी रूप में अगर देखें तो जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमें ऑल इकोनोमाइज क्रिएट करता है। तो इसके थ्रू हमें गवर्नमेंट की भी भूमिका देखने को मिल जाती है, और मार्केट मैकेनिज्म का जो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू एक फोर्स वर्क करता है डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने का। बायर और सेलर जो भी अपने उनकी डिमांड और सप्लाई होती है उसके थ्रू मार्केट एक एवरेज प्राइस पर बैलेंसिंग बनता है। तो इस पर भी दोनों का मिला जुला रूप यहाँ देखने को मिलता है। तो कंट्री के कैटेगरी के हिसाब से, स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से, उनकी डेवलपिंग लेवल के हिसाब से ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई किए जाते हैं। कल बेटा आपका डिस्कशन हुआ था पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये सब हमें फिर से रिवाइज करने का मतलब यही हो रहा है बेटा कि जिससे आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट चैप्टर पर बना रहे, इसलिए मैं आज रिवाइज भी कर रहा हूँ। आज आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी डिस्कशन करूँगा। तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में अंतर यही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी में होती है, डिपेंड होती है, हाँ, और नॉर्मेटिव जो होनी चाहिए। पॉजिटिव में व्हाट इज हैपन, जो हैपन होता है, और नॉर्मेटिव होता है व्हाट शुड बी हैपन। ठीक है, तो शुड भी आपको क्या दिखाता है, कोऑर्डिनेशन दिखाता है, लेकिन पॉजिटिव में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, और आज आपका टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो नाम से ही समझ लीजिए कि बहुत ही डायरेक्टली एक डिफिनीशन दे रहा है, एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, एक अपने को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि माइक्रो मीन्स सूक्ष्म। इसमें बहुत ही सिंगल पर्सन की यहाँ डिस्कशन होगा। और मैक्रो मीन्स एग्रीगेट, पूरी उनको इंडिविजुअल सोसाइटी के लोग को लेते हुए, पूरे इकोनॉमी को लेते हुए या पूरे विश्व को लेते हुए, एक समन्वित करते हुए, उनको एग्रीगेट के रूप में, गैदर करते हुए रूप में देखें तो ये मैक्रो का डिस्कशन का सेक्टर बन जाता है। लेकिन माइक्रो की बात करें तो इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, यानी एक व्यक्ति की जो उत्पादन हो या उनके जो कंजम्पशन हो या उनकी जो प्राइस मार्केट में जाते हैं पता लगाते हैं, या प्रोडक्शन करते हैं या व्यय करते हैं, ये सब बात है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बेटा। ट्रेडिशनली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन स्टडीज अंडर टू ब्रॉड ब्रांचेज। परंपरागत रूप में अगर सब्जेक्ट मैटर को, इकोनॉमिक्स को देखते हैं, हैज़ बीन स्टडीज अंडर टू ब्रॉड ब्रांचेज, दो ब्रॉड ब्रांचेज में जो ट्रेडिशनल रूप में हम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर देखते हैं वो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बीन स्टडीज, पढ़ाया जाता है। सॉरी, फिर से देखते हैं। ट्रेडिशनली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन स्टडीज अंडर टू ब्रॉड ब्रांचेज। तो दो ब्रॉड जो ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, दो बड़े ब्रांचेज में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीड the behavior of individual economic agent in the markets for different goods and services and try to figure out how prices and quantities of goods and services are determined through the interaction of individual in these markets। कह रहा है अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो आपका 11th का क्लास का चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट के बिहेवियर को, यानी व्यक्तिगत इकोनॉमिक एजेंट के बिहेवियर को पढ़ते हैं, जो मार्केट में विभिन्न गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने और कंजम्पशन करने से रिलेटेड है। एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर डिटरमाइंड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन दिस मार्केट। और ये पता लगा, और कीमत के एंड ट्राई टू फिगर आउट, और यह पता लगा हम लोग प्रयास करते हैं, हाउ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर डिटरमाइंड, कैसे कीमत और वस्तु सेवाओं की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन दीज मार्केट, मतलब विभिन्न
अगर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को लेते हैं तो कैसे कीमत और मात्रा को, गुड्स एंड सर्विस की कीमत और मात्रा को मार्केट इंटरेक्शन के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। इसको कैसे पता लगाते हैं? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस के बिहेवियर को हम लोग पता लगाते हैं, तो उनको कैसे कीमत और उन गुड्स एंड सर्विस की कीमत और मात्रा को इंडिविजुअल रूप से प्रोड्यूसर और कंजप्शन के बीच कैसे निर्धारित किया जाता है, ये पता लगाते हैं। किसके जरिए, कैसे, किस जरिए से मार्केट में जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर मिलते हैं कोई गुड्स से सर्विस प्रोड्यूस करने में या कंजप्शन करने के लिए, तो प्राइस और क्वांटिटी को इंडिविजुअल रूप में कैसे मार्केट इंटरेक्शन के मध्य जो है इसको निर्धारित किया जाता है, ये कैसे करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। यही हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, यानी कि अगर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र, इसका मीन्स ही होता है, व्यष्टि मीन्स सूक्ष्म, यानी इंडिविजुअल की बात करते हैं, यानी एक ही कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की यहाँ डिस्कशन करते हैं, उनको कंडीशन देखते हैं। लेकिन अगर माइक्रो की बात करें तो पूरा उनको समूह को लेते हुए हम उनका एनालिसिस करते हैं, उनका बिहेवियर को देखते हैं, ठीक है। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एज द होल बाय फोकसिंग आवर attention on aggregate measures such as total output, employment and aggregate price level। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी अगर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग, हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, पूरे इकोनॉमी को, इंडिविजुअल को पूरे तरह से गैदर करते हुए, उनको एग्रीगेट रूप में लेते हुए, पूरे होल रूप में, और ये फोकसिंग करते हुए और ये अटेंशन करते हैं, ध्यान देते हैं कि पूरा एग्रीगेट मेजर से कैसे हो, तो टोटल आउटपुट लेना पड़ता है, पूरे इकोनॉमी की हमें एम्प्लॉयमेंट देखनी होती है, पूरे इकोनॉमी का जो प्राइस लेवल वर्क करता है इसको देखते हैं, ना कि इंडिविजुअल की। तो एग्रीगेट अगर के रूप में बात करें तो टोटल प्रोडक्शन होना यानी आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट कैसा है, कोई बेरोजगार तो नहीं है या इसमें बेरोजगारी भी है या फुल्ली एम्प्लॉयमेंट है, ये देखते हैं। एग्रीगेट प्राइस लेवल देखते हैं, जो पूरे लोग एक सहमति से एक्सेप्ट करते हैं, यानी एग्रीगेट को पूरा एक समूह को लेते हुए, सेंट्रलाइज करते हुए, अटेंशन करते हुए हम इसको होल के रूप में फोकस करते हुए ही हम इसका एनालिसिस करते हैं। हियर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ द लेवल्स ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर्स आर डिटरमाइंड एंड हाउ द लेवल्स ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर्स चेंज ओवर टाइम। देखो बेटा, फिर मैं बता दे रहा हूँ, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल पर्सन हो, इंडिविजुअल परिवार के 2-4 व्यक्ति बंदे हों, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल है। अब इनका कंजम्पशन हो, प्रोडक्शन हो या प्राइस इनका जो अलग अलग मार्केट में बनता है, ठीक है, इंडिविजुअल है तो एक लिमिटेड मार्केट में अपना जो प्राइस जो पता लगाएगा ना, तो ये डिटर्मिनेशन अगर होता है, इंटरेक्शन होता है मार्केट में, तो क्या है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन इसको अगर हम होल के रूप में अगर देखें या सभी इंडिविजुअल को, बहुत से इंडिविजुअल को मिला लें, इकोनॉमी के पूरे इंडिविजुअल को साथ ही ले लें, तो उनका टोटल प्रोडक्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट या टोटल एग्रीगेट जो प्राइस उनको डिटरमाइन की जाती है, ये बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी पूरे समूह को कलेक्ट कर लेता है। हियर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ द लेवल्स ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर्स आर डिटरमाइंड एंड हाउ द लेवल्स ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर्स चेंज ओवर टाइम। यहाँ पर ये हमें ये रुचकर हुआ करती है, ये पता लगाते हैं हाउ द लेवल्स ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर्स आर डिटरमाइंड, कैसे एग्रीगेट जो मेजर्स हैं पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात डिटरमाइन करने के लिए, ये कैसे समय के अनुसार जो कि चेंज हो जाया करते हैं, कैसे इनको डिटरमाइन किया जाता है। कह रहा है हियर वी आर इंटरेस्टेड, यहाँ हम लोग ये इंटरेस्टेड हुआ करते हैं कि इन फाइंडिंग आउट हाउ द लेवल्स ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर्स आर डिटरमाइंड, कि कैसे पूरे जो एग्रीगेट मेजर्स हैं ये कैसे निर्धारित किए जाते हैं, इसको कैसे पता लगाया जाता है, एंड हाउ द लेवल्स ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर्स चेंज ओवर टाइम, और समय के अनुसार अगर कंडीशन इकोनॉमी की ठीक हो रही है तो कैसे बदले जाते हैं, कैसे बदल दिए जाते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर स्टडीज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आर एज फॉलोज, कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ये सब, कि कैसे समय के अनुसार अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है
तो एग्रीगेट जो मेजर्स हैं इनको मेजरमेंट करते हैं, पूरे रूप में टोटल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल को कंट्रोल करते हैं। ये कैसे समय के अनुसार अगर इकोनॉमी के कंडीशन सुधार हो रही है या और स्थिति गड़बड़ हो रही है तो ये कैसे जो है समय के अनुसार बदल दिए जाते हैं, ये सब है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर स्टडीज इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टोटल आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल पर डिपेंडेड है, तो ये यहाँ पर खुद ही माइंड से राइज होते हैं, पुटअप कर रहे हैं कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा कर रहे हैं, कैसे हम लोगों को पता चलता है व्हाट इज़ द लेवल ऑफ टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी। कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं कि सभी का समूह अगर इकट्ठा करते हैं, एग्रीगेट करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो जाती है। और उनमें से इंडिविजुअल की अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन होना, कंजम्पशन होना और परचेज करना किसी प्राइस पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कहता है आर एज फॉलोज व्हाट इज़ द लेवल ऑफ टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स यह अनुकरण करता है कि पूरे इकोनॉमी में टोटल आउटपुट लेवल क्या है। हाउ इज़ द टोटल आउटपुट डिटरमाइंड, कैसे टोटल आउटपुट डिटरमाइंड होता है। हाउ डज द टोटल आउटपुट ग्रो ओवर टाइम, समय के अनुसार कैसे टोटल आउटपुट ग्रो होता है। आर द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी फुल्ली एम्प्लॉयड, क्या पूरा रिसोर्स इकोनॉमी में है, जैसे लेबर को वही ले लीजिए, क्या वो पूरी रूप से रोजगार युक्त हुआ करते हैं। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, किसी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्स है उसके बिहाइंड क्या रीज़न है। वाई डू प्राइस राइज, क्यों प्राइस राइज हुआ करती है। Thus, instead of studying the different market as is done in microeconomics, तो ये सब का अध्ययन विभिन्न जो मार्केट में हम देखते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए कोई एक मार्केट, दूसरे इंडिविजुअल के लिए दूसरी मार्केट का, इसका अध्ययन तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर आता है। बट वी आर ट्राई टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ और माइक्रो इकोनॉमिक्स मेजर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। तो इंडिविजुअल को पूरा कलेक्ट करते हुए अगर पूरे इकोनॉमी में देखते हैं उसी का जो है बिहेवियर, तो एग्रीगेटिव रूप में वही जो इंडिविजुअल रूप में कोई एक मार्केट में इकोनॉमी की मार्केट में किसी इंडिविजुअल पर्सन को देखते थे तो वो माइक्रो का था, लेकिन पूरा इंडिविजुअल मार्केट में पर्सन को कलेक्ट करते हुए उनका एग्रीगेट अगर बिहेवियर देख रहे हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र बन जाता है, जो इकोनॉमी में परफॉर्मिंग करती है, इसको मेजरमेंट हम लोग करते हैं। तो बेटा ये आपका टॉपिक्स वैसे ख़त्म हो गया, फिर भी प्लान के रूप में देखते हैं बुक में क्या है आपके चैप्टर्स में इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो देखते हैं, दिस बुक इज़ मीन टू इंट्रोड्यूस यू टू द बेसिक आइडिया इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस बुक का मतलब ये हुआ करता है, ये आपको बुक के थ्रू आपको पहचान कराया जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक आइडियाज़ क्या हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। फर्स्ट चैप्टर क्या है ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक आइडियाज़ क्या हुआ करती हैं, ये इसमें बताया गया है। सेकंड में आपका बता रहा है कंज्यूमर बिहेवियर। थर्ड आपको बता रहा है कि प्रोडक्शन एक कॉस्ट क्या है। फोर्थ आपको बता रहा है कि प्रोड्यूसिव बिहेवियर क्या होंगे। फिफ्थ आपका बता रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी कैसे परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में डिटरमाइंड हुआ करती है। स्टडी सम अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कुछ अदर फॉर्म जो मार्केट से एनालिसिस करते हैं या उसको ऑपरेट करते हैं ये। लेकिन आपके चैप्टर में बता दूं मैं, कई जो आपके इन्हीं सब्जेक्ट के कई चैप्टर से बहुत से टॉपिक को डिटेक्ट कर दिया गया है बेटा। कुछ प्रोडक्शन सेक्टर से प्रोड्यूसर बिहेवियर को डिटेक्ट किया गया है। कुछ चैप्टर 6 को लेकर के सिर्फ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट छोड़ करके जितनी कम्पिटिटिव मार्केट होंगे या मोनोपोली, ओलिगोपोली या परफेक्टली कम्पिटिटिव और मोनोपोली, ओलिगोपोली और ये मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट, ये सब आपके सिलेबस से डिटेक्ट कर दिया गया है, यानी चैप्टर के टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो इसको आपको मैं पहले ही ऑलरेडी भेज चुका हूँ किन किन टॉपिक्स को किन किन चैप्टर से डिलीट किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। आज आपका फर्स्ट चैप्टर बेटा फिनिश होता है। मैं आपको फिर से अवेयर कर रहा हूँ, आपको फिर से अटेंशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जो भी टॉपिक्स न समझ में आए विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन शेयर विद मी, यू कैन गेट द सॉल्यूशन विद मी।
Without solving this problem, you cannot get the analysis of better way in the economics area. Okay, तो कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी चैप्टर का, कोई भी आपका टॉपिक्स से एनालिसिस न समझ में आए तो बिना हेजिटेशन के आप पूछा करिए। ये आपका वीडियो बेटा आधे घंटे के ऊपर बन गया, सो यहाँ पे यहीं तक वीडियो को विराम देता हूँ और नेक्स्ट डे आपका या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करूँगा या आपका स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करूँगा। यानी आपके 11th क्लास के लिए 2 सिलेबस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। 11th और 12th के लिए जो 12th के लिए जो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स था और 11th के लिए इंडियन इकोनॉमी थी एंड डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक था। तो उसमें से जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी को 12th के लिए अप्लाई कर दिया गया और 12th में जो माइक्रो था वो 11th में आ गया ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।